हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर सिक्स्थ। चैप्टर सिक्स्थ का नाम है, ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट करता है हमारे इसके नेक्स्ट चैप्टर से। और जो नेक्स्ट चैप्टर वो हमारा 8 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, श्योर एंड सर्टेन। बहुत ईजी सा है बट उसको सीखने के लिए हमें ये 2-3 लेक्चर लेने बहुत ज़रूरी है। देखो, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ध्यान से सुनना। हमारे पास टोटल 3 तरह के कंसर्न हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज, ध्यान से सुनना, फर्स्ट वन हो सकता है हमारे पास सिंगल ओनर बिजनेस, या फिर जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंगल ओनर बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट हो गया सिंगल ओनर बिजनेस, सेकंड हो गया फर्म, और थर्ड है अपना कंपनी। ये टोटल 3 तरह के हमारे पास बिजनेस हो सकते हैं। सिंगल ओनर बिजनेस की बात करूं या फर्म की बात करूं तो हम ईयर के एंड में 2 स्टेटमेंट बनाते थे। कितने स्टेटमेंट बनाते थे? 2। एक तो था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड था अपना बैलेंस शीट। सेकंड था अपना कौन सा? बैलेंस शीट। अच्छा सर, अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म में हम बनाते थे टोटल 3 चीजें। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं यहां पे एक और लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 2, या फिर जिसको मैं 3 भी बोल सकता हूं, हमारे पास ये स्टेटमेंट्स होते थे। इसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। इसी को हम बोलते थे फाइनल अकाउंट्स, और इसी को एक नाम और बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनी की, किसकी बात करूं? कंपनी की बात करूं तो कंपनी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे या जो फाइनल अकाउंट होंगे उसको 5 तरह की कैटेगरी में बांटा गया है कि भाई केवल ये 2 चीजें नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें होगी? देखो देखो, बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल कितनी चीजें होगी। पहला होगा अपने पास बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर 2 ये होगा अपना, अच्छा, यहां पे जो पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग और पीएनएल होता था, वहां पे इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में आ जाओ पॉइंट नंबर सी में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद में डी की बात करूं तो मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये क्या होगा अपना? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसके बाद ई की बात करूं तो ये होता है नोट्स टू अकाउंट या एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ई नंबर पॉइंट को हम नोट्स टू अकाउंट या एक्सप्लेनेटरी नोट्स बोलते हैं।
इसी को हम नोट्स टू अकाउंट्स भी बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। समझ में आई ये बात? जी सर। तो सुनना आप मेरी बात ध्यान से, इसमें से जो ऊपर की दो चीज़ें हैं ना, हैं, ऊपर की दो चीज़ें, इसको तो हम बोलेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। ऊपर की दो चीज़ें कौन कौन सी सर? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको तो हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड दीज 5 स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, कि ये पूरी 5 के 5 स्टेटमेंट्स को मैं मिलाऊं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे कंपनी के। अगर सिंगल ओनर मेयर फर्म की बात करूं तो वहां पे तो केवल ये दो चीज़ें थी, यही फाइनल अकाउंट्स थे और यही क्या थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कंपनी की बात करूं तो वहां पे फाइनल अकाउंट में केवल ये दो चीज़ें आएगी, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो ये पूरी पांचों चीज़ें आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक ये सारी चीज़ें होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ओके सर, कहाँ गिवन है तो सुनना, सेक्शन है आपके पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, उसमें डेफिनेशन दी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। और इसी में बताया हुआ है कि ये 5 स्टेटमेंट्स होंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 5 चीजें होंगी। कौन सी 5 चीजें? ये 5 चीजें। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब सुनना, हम लोग क्या करते थे 11th क्लास में, हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट को कैसे भी ऊपर नीचे अमाउंट लिख दो, पहले फिक्स एसेट लिख दो या फिर पहले कैश लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। इसकी जो बैलेंस शीट है और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है। कहाँ गिवन है सर? कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 है ना, 2013, उसमें हमारे पास सेक्शन दी हुई है, सेक्शन 1 to 470, 1 से लेके 470, तो उसमें सेक्शन दी हुई है। उसके बाद में उसमें टोटल 7 शेड्यूल्स दी हुई है। क्या दी हुई है? 7 उसमें शेड्यूल दी हुई है, 7 शेड्यूल दी हुई है। इन सातों शेड्यूल में से ध्यान से सुनना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th, इन 7 शेड्यूल में से ये जो शेड्यूल नंबर 3 है ना, शेड्यूल नंबर 3, कौन सी? शेड्यूल नंबर 3। इस शेड्यूल नंबर 3 में हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें हमें क्या दिए हुए हैं? 2 स्टेटमेंट। इनको हम पार्ट में बनाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। 3rd नंबर शेड्यूल में हमें 2 चीजें दी हुई है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या बोलता है? पार्ट ए हमें प्रॉपर फॉर्मेट देता है, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये क्या देता है हमें? फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसमें हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है, प्रॉपर फॉर्मेट, ध्यान से सुनना, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, और नीचे दिया हुआ है फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ अ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ अ कंपनी। सर इनका क्या मतलब है? भाई इनका इतना सा मतलब है कि आप ये जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, मतलब कि फाइनल अकाउंट बनाओगे, मतलब कि क्या बैलेंस शीट बनाओगे या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, तो आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। और वो फॉर्म उन्होंने दे दिया है कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 के पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि सर उसकी जो बैलेंस शीट है उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। तो देखो अब पढ़ते हैं बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। देखो ध्यान से सुनना, थोड़ी बड़ी है। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, पार्ट ए,
फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। इतना लिखने के बाद यहां लिखा जाता है नेम ऑफ द कंपनी। जो भी उसका नाम होगा फॉर द ईयर, जिस भी साल के लिए हम उसको बना रहे हैं। समझ में आई बात इतनी। उसके बाद में हम बनाते हैं इसके कॉलम्स। इसके बाद में बनाते हैं हम इसके कॉलम्स। अब सुनना, बैलेंस शीट में कभी भी डेट का कॉलम नहीं होता, क्योंकि ये तो ईयर के एंड में बनती है और डेट हमने यहाँ पे ऊपर ही मेंशन कर दी है, तो कभी भी डेट का कॉलम नहीं होता। जी सर, समझ में आ गया। फर्स्ट जो कॉलम है उसका नाम होता है पर्टिकुलर। क्या होता है? पर्टिकुलर्स। ये जो सेकंड है उसमें लिखा जाता है नोट नंबर। नोट नंबर। ये जो थर्ड कॉलम होता है वो होता है अमाउंट का। वो किस चीज का होता है? अमाउंट का। यहां लिखो करंट ईयर। करंट ईयर अमाउंट। ये जो लास्ट कॉलम है वो होगा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर अमाउंट। सर, आज तक तो कभी बैलेंस शीट में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बनाया ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम आज तक हमने कभी कंपनी की बैलेंस शीट देखी भी तो नहीं ना। हम इतने दिन केवल फर्म और जो पार्टनरशिप फर्म है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका बनाते आ रहे थे फाइनल अकाउंट्स, और उसमें केवल करंट ईयर के डेटा होते थे। ठीक है, इस साइड लाइबिलिटीज होती थी, इस साइड एसेट्स होती थी। लेकिन ये बन रहा है हमारा वर्टिकल फॉर्म में। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हम बनाते थे टी शेप में, इस साइड में लाइबिलिटी, इस साइड में एसेट्स, उसको बोलते हैं टी शेप या फिर हॉरिजॉन्टल। ये है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होगा? पूरी वो बिल्कुल सीधी बैलेंस शीट बनेगी। ऊपर मैं लिखूंगा सारी की सारी लाइबिलिटीज, ऊपर लिखूंगा, और उसके बाद में नीचे स्टार्ट होगी सारी की सारी एसेट्स। जी सर, समझ में आ गई बात इतनी। ओके, तो आज हम सीख रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, और वो भी वर्टिकल फॉर्म में। देखो, कंपनी पे ये रेस्ट्रिक्शन होता है, या फिर ये मान लो कि उन पे ये रूल एप्लीकेबल होगा कि उनको इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। वो हॉरिजॉन्टली या टी शेप में बैलेंस शीट नहीं बनाते। क्लियर है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर होगा पॉइंट नंबर ए। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा लाइबिलिटी। ये जो है ये मेरा लाइबिलिटी साइड है, तो अब ना लाइबिलिटी का जो हेड है उसका नाम चेंज करके कर दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसको कैपिटल में लिखना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब सुनना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो लिख लिया। इसमें टोटल 4 मेजर हेड होंगे, 4 बड़े हेड होंगे। इसमें टोटल 4 बड़े हेड होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 बड़े हेड कौन कौन से होंगे? एक होगा हेड नंबर 1। फर्स्ट, इसका नाम होगा हमारे पास शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, इसका नाम क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। इतनी बात समझ में आई? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद होगा मेरे पास यहाँ पे हेड नंबर सेकंड। हेड नंबर सेकंड, जिसका नाम होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जिसका नाम क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट, ये होगा सेकंड हेड का नाम। जो मैंने बोला था ना कि 4 बड़े हेड होंगे, उसमें से फर्स्ट हेड का नाम क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। सेकंड हेड का नाम होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड हेड का नाम होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। बताओ क्या होगा? थर्ड हेड का नाम क्या होगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज।
सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? अरे इसमें वही आएगी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, और उसके बाद में आएगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, या फिर जिसको मैं करंट लाइबिलिटी भी बोलता हूं, जिसको मैं क्या बोलता हूं? करंट लाइबिलिटीज। लिखो यहां पे करंट लाइबिलिटीज। लिख दिया करंट लाइबिलिटी का हेड? जी सर लिख दिया। अब सुनना, इनके अंदर भी हमारे पास कुछ एक सब हेड होंगे, इनके अंदर भी हमारे पास कुछ एक सब हेड होंगे। उससे पहले इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो सर, हमारे पास लाइबिलिटी साइड का जो नाम है वो नाम चेंज हो गया। सबसे पहले हमने लाइबिलिटी को लिख दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सर इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्यों लिखा? क्योंकि देखो कंपनी शेयर भी तो इशू करती है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इसलिए इसका नाम इक्विटी है। और दूसरी बात, लाइबिलिटी साइड को हम इक्विटी साइड भी बोलते हैं। कंपनी में लाइबिलिटी साइड को इक्विटी भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है टोटल इक्विटी, या फिर इसको मैं बोलता हूं टोटल लाइबिलिटी। ओके सर, जी सर, है ना। ये जो शेयर होल्डर फंड है इसको और भी नाम से बोला जाता है, लेकिन ये हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब सुनना आगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हमारे पास टोटल 4 मेजर हेड होंगे, टोटल 4 मेजर हेड होंगे, जिसमें से फर्स्ट वन है शेयर होल्डर फंड, सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा है करंट लायबिलिटी। इसको रिवाइज करना दोबारा। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा है करंट लायबिलिटीज। जी सर समझ में आ गया। अब इनके अंदर की बात करते हैं। इसमें मेरे पास टोटल 3 सब हेड होंगे, टोटल 3 सब हेड होंगे, जिसमें से फर्स्ट वन है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। दूसरा है मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा मेरे पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तीसरा क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सुनना, जो हम शेयर्स इशू करते थे वो सारे के सारे इसके सामने लिखे जाएंगे कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कितने इशू किए, उनका टोटल अमाउंट कितना आता है वो लिखा जाएगा शेयर कैपिटल के सामने। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा जाएगा? सर रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास सारे के सारे, ध्यान से सुनना, सारे के सारे जर्नल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम, सारी चीजें यहां लिखी जाएगी। जो भी मेरे पास रिजर्व है सारे के सारे यहां लिखे जाएंगे, उनका टोटल करके मैं इसके सामने लिखूंगा। जी सर। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है? कभी कभार कंपनी कुछ वारंट्स इशू करके पैसे ले लेती है और फिर बोलती है कि मैं आपको फ्यूचर में इस वारंट्स के बदले शेयर दे दूंगी, तो वो क्या होता है? मनी रिसीव्ड। हमने मनी रिसीव्ड कर ली अगेंस्ट शेयर वारंट के थ्रू। उसके बाद होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमने शेयर इशू कर दिया और हमने उसकी शेयर इशू कर दिया, हमने उसकी मनी भी रिसीव्ड कर ली, शेयर एप्लीकेशन की मनी, लेकिन उनका अभी तक पेंडिंग है अलॉटमेंट, उनका अभी तक हमने अलॉटमेंट नहीं किया और उससे पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो उसको कौन से हेड में शो करेंगे? उसको करेंगे जो मेजर हेड सेकंड है अपना, उसमें शो। जी सर समझ में आ गया। तो दूसरे हेड में कोई सब हेड नहीं है। अब आ जाओ थर्ड में। तीसरा हेड क्या है अपना? इसमें टोटल 4 सब हेड होंगे, ए बी सी और डी। सेम टू सेम चलेगा इसमें। फोर्थ में करंट लायबिलिटीज में इसमें भी क्या होगा? ए बी सी और डी। समझ में आई बात इतनी? जी सर समझ में आ गई। अब सुनना, बिल्कुल सेम टू सेम चलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फर्स्ट हेड होगा। देखो नॉन करंट लायबिलिटी है, डेफिनेटली ये मोर देन 12 मंथ होगी, 12 महीने से ज्यादा के लिए होगी। याद रह जाएगी ना ये बात? ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा के लिए है, ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा के लिए है। सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। अब सुनना, सबसे पहले होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद एक बात बताओ, करंट लायबिलिटी में इसका नाम क्या हो जाएगा? सर यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग था तो यहां क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जी सर समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब सुनना, इसका पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है? पॉइंट नंबर बी बोलता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बताओ क्या बोला मैंने? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये नेट लिखी जाती है, बताऊंगा अभी क्या होता है। उसके बाद में चलो यहां लिखा जाता है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स।
ये भी क्या होता है बताऊंगा अभी। देखो इसका पॉइंट नंबर बी और इसका पॉइंट नंबर बी थोड़ा अलग है। बाकी फर्स्ट जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेकंड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझ में आई इतनी बात? जी सर समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इसका पॉइंट नंबर सी है अपने पास, जो सब हेड है वो है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो यहां क्या हो जाएगा? अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लेकिन शॉर्ट टर्म को मैं करंट लाइबिलिटी भी तो बोलता हूं। जी सर, तो अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। समझ में ये बात? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और अदर करंट लाइबिलिटीज। जी सर। इसके बाद अब जो भी बचा ना, यहां लिखो अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहां लिखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो यहां क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखो ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन कौन से होते हैं अपने पास, याद करो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, या प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, या फिर याद करो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, जिसको आप लोग शॉर्ट में पीबीडी भी बोलते हो। याद आया ना? ये सारे के सारे अपने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है? जब हम हमारे एम्प्लॉयज को कुछ भी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ भी प्रोविजन बनाते हैं, जैसे कि पीएफ, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ये हो गया हमारा क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। पीएफ। अच्छा, अब मान लो कि कोई जो है एम्प्लॉय रिटायरमेंट होने वाला है, उसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, तो ये पीएफ फिर शॉर्ट लायबिलिटी बन जाती है अपनी, और ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। जी सर बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो ये टोटल होगा, ये टोटल हो गया अपना लायबिलिटी साइड का हेड। ये टोटल अपना क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। यहां तक समझ में आया क्या सबको? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अपना इसके अंदर की चीजें पढ़ते हैं कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखेंगे अपन, इसके अंदर अपन क्या क्या चीजें लिखेंगे। सुन लो ध्यान से। शेयर कैपिटल में मैं मेरी सारी की सारी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल का टोटल लिखूंगा। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास जो भी रिजर्व है, सरप्लस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो लिखूंगा। जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल प्रॉफिट्स हो गए, पी&एल का बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, और क्या हो गया? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर अगर मैं इसको बोलूं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो गया। ये सारी चीजें इस रिजर्व में लिखी जाएगी टोटल करके। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट मैंने बता दिया था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग मैंने बताया था, नॉन करंट लायबिलिटी। अब इसमें आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। ध्यान से सुनना। अगर मैंने लंबे टाइम के लिए कहीं से लोन लिया है, जैसे कि बैंक लोन, या फिर मैंने डिबेंचर इशू किया है, डिबेंचर भी तो लोन ही होता है सर आपने बताया, या फिर बॉन्ड्स, ये सारी चीजें मेरी लॉन्ग टर्म के लिए होगी, तो इसको मैं लिखूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अगर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया तो वो मैं लिखूंगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, जैसे कि बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर अदर शॉर्ट टर्म लोन, वो सारी चीजें आएंगी इसमें। समझ में आई बात? इतनी बात ठीक है। अब डेफर्ड टैक्स को एक बार छोड़ दो, ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब आ जाओ ट्रेड पेबल्स में। डेफर्ड टैक्स को एक बार छोड़ दो, अब आ जाओ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ध्यान से सुनना। मेरे पास कुछ ऐसी लायबिलिटीज और भी होती है, जैसे कि मान लो मैंने कहीं से उधार पैसे लिए हैं, वो मेरा लोन नहीं है, वो बस मैंने ऐसे ही उधार ले लिया। या फिर जैसे मान लो कि मैंने क्रेडिटर से उधार सामान खरीद लिया, क्रेडिटर से उधार सामान खरीद लिया और वो 12 महीने के बाद में पेमेंट करूंगा मैं उसको, तो हो गया ना लॉन्ग टर्म। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो लिख सकता हूं कि यहां मेरे क्रेडिटर्स है जो कि 12 महीने से ज्यादा के लिए हैं, क्रेडिटर्स है जो 12 मंथ से ज्यादा के लिए हैं। समझ में ही बात? या मान लो किसी ने हमें एडवांस दे दिया और वो एडवांस अभी भी हमारे पास ही पड़ा है, हमने उसको अभी तक रिटर्न नहीं किया, तो हो गया ना 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो वो होगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसमें से मैंने आपको एक बता दिया था, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, या फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट। एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए अगर हमने कुछ प्रोविजन बनाया है, एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए हमने कुछ प्रोविजन बनाया है। जी सर। अब आ जाओ नीचे, अदर करंट लायबिलिटीज। अब मैं क्या बता रहा हूं? अदर करंट लायबिलिटीज। देखो अदर करंट लायबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग बताया मैंने, ट्रेड पेबल्स बताऊंगा। देखो ट्रेड पेबल में क्या होता है? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। याद है 11th में पढ़ा था बिल्स पेबल। इन दोनों को टोटल करके मैं ट्रेड पेबल मानता हूं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो जो 12 महीने से
12 मंथ से लेस देन हो, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा आएगा तो वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगा। ट्रेड पेबल में क्या आता है, अदर ट्रेड पेबल्स में आता है करंट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों का टोटल होता है ट्रेड पेबल। उसके बाद में है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, या फिर अनअर्न इनकम होगी, अनअर्न इनकम हो गई, ठीक है, अनअर्न इनकम हो गई। या फिर ऐसे मान लो कि जैसे कुछ इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन मैंने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गया लेकिन मैंने उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया। समझ में आई बात? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मैंने आपको बता दिया कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डिविडेंड। जी सर, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड में। ये अपना क्या है, एसेट साइड कंप्लीट हो गया। ये अपना क्या, एसेट साइड कंप्लीट हो गया। इसका कर देंगे टोटल। टोटल, जी सर समझ में आ गया। अब आते हैं एसेट्स में। ये कैपिटल में लिखना भाई, ठीक है ना, जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने ऐसे ही। अच्छा, एसेट्स में हमारे पास केवल दो मेजर हेड होंगे। एसेट्स में हमारे पास केवल दो मेजर हेड होंगे। कितने? दो। जिसमें से फर्स्ट है अपना, जो दो मेजर हेड होंगे उसमें से फर्स्ट अपना नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। जी सर समझ में आ गया। नॉन करंट एसेट्स के बाद में अपना अगला हेड होगा करंट एसेट्स। बताओ कौन सा होगा? अगला हेड होगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, जी सर इतना समझ में आ गया। पहला होगा अपना नॉन करंट एसेट्स, फिर होगा अपना करंट एसेट्स। तो अब सुनो, इसमें से भी जो पहला हेड होता है ना, मेरा जो पहला हेड होगा वो होगा, इसमें मेरे पास टोटल 5 से 6 हेड होंगे, जिसमें से फर्स्ट का नाम है अपने पास फिक्स एसेट। फर्स्ट का नाम क्या है? फिक्स एसेट। समझ में ही बात? इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारे पास, उसका नाम होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर जिसको मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब सुनो, बिल्कुल सेम टू सेम करंट एसेट्स में पोर्शन चलने वाला है। देखो क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट है। देखो करंट एसेट्स में कभी फिक्स एसेट नहीं आ सकती, तो जो इसका पॉइंट नंबर 2 है वो उसका होगा पॉइंट नंबर ए। इसमें है नॉन करंट एसेट्स, उसमें हो जाएगा करंट एसेट्स। उसमें क्या हो जाएगा, सॉरी, करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें हो जाएगा फर्स्ट हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बताओ क्या हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। इसका जो पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर सी, वो होगा डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट। अब इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं होगा, इसमें मेरे पास टोटल 3 चीजें होगी उसके बदले में, ए बी सी और डी। सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री। सबसे पहले क्या आएगा, इन्वेंट्री, जिसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। उसके बाद में आएगा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसेबल्स। ट्रेड रिसेबल्स में क्या होगा, डेटर प्लस बीआर का टोटल होगा। जी सर। उसके बाद में होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। बाद में आ जाओ अगले पॉइंट में, ई के बाद में यहां पे मेरे पास होगा सी के बाद में यहां पे मेरे पास पॉइंट होगा डी, और डी के बाद होगा ई। अब सुनना, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बाद में मैं लिखूंगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। जी सर। और उसके बाद में होगा अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। जो कुछ भी बच गया जो यहां नहीं आया वो सबसे नीचे आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स में। देखो डेफर्ड टैक्स के लिए मैंने यहां पे एक चीज लिखी, वहां पे 3 चीजें लिखी। अब ये बिल्कुल 2 की 2 वैसे ही सेम उसमें चलेगी।
लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस तो वहां हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। यहाँ है अदर नॉन करंट एसेट्स तो वहां हो जाएगा अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो मैं लिखता हूं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और यहां लिखो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और यहां हो जाएगा अदर अदर करंट एसेट्स। देखो अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा, याद करो मैंने प्रीपेड किया, प्रीपेड, ठीक है ना, या फिर मान लो मेरी कुछ एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम, तो ऐसी चीजें आती है अदर करंट एसेट्स में। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में आएगा कि मान लो मैंने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे दिया या एडवांस दे दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, चेक आएगा और बैंक ड्राफ्ट आएगा, ये सारी चीजों का टोटल। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी इसी में आती है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए और बहुत ही कम रिस्क में, ना के बराबर रिस्क में हम जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। ट्रेड रिसेबल में क्या होगा, डेटर और बीआर का टोटल होगा। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, स्टॉक होगा सर, स्टॉक होगा अपना। और स्टॉक कितने तरह का होता है पता है क्या, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP, रॉ मटेरियल बिल्कुल कच्चा माल, WIP जो प्रोसेस में चल रहा है, एक होता है फिनिश गुड्स, और एक होता है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। इस तरह से टोटल अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो टोटल 4 तरह के स्टॉक होते हैं अपने पास। उसके बाद में होता है करंट इन्वेस्टमेंट, जो 12 महीने से कम के लिए मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ आओ, फिक्स एसेट क्या होता है सर, फिक्स एसेट में मेरे पास टोटल 4 तरह की एसेट्स होगी, 4 तरह की एसेट्स होगी। देखो 4 तरह की एसेट्स कौन कौन सी होती है, सबसे पहली कौन सी होगी, टेंजिबल एसेट्स में क्या आती है सर, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, मोटर कार व्हीकल्स, ये सारी होती है टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद में आता है इनटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है सर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। उसके बाद में होता है कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, देखो मान लो कि कुछ टेंजिबल एसेट्स अभी अंडर डेवलपमेंट चल रही है। मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, अभी तक बिल्डिंग बना के कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं उसको टेंजिबल एसेट्स में ना दिखा के यहां दिखाऊंगा कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद होता है एक इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यहां लिखो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर